पहला हमने यानी कि हमारा जो चैप्टर्स का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। तो मेन इसमें जो अम्ल और भस्म आया, यानी अम्ल को एसिड और भस्म को बेस भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और लवण का अंग्रेजी होता है साल्ट। तो लवण के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले अम्ल और भस्म इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, समझे। तो अम्ल क्या होता है, तो देखिए अम्ल का परिभाषा हम प्राय उनके गुण के आधार पर दे रहे हैं, क्लियर। तो अम्ल के बारे में हमने लिखा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। प्राय कोई भी खट्टे पदार्थ जो होगा आपका वो अम्ल होगा, क्लियर। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, और दूसरा है कि वह यानी कि धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा। और तीसरा है कि यह नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को बदल देता है, किसमें, लाल में, नारंगी में, हरा में या पीला में, किसमें, लाल में, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, क्लियर। तो अम्ल वह पदार्थ है, देखिए अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, हाइड्रोजन यानी धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और तीसरा है कि नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, समझे। एक लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र जो बना तो एक समुद्री पौधा होता है लाइकेन, समझे। उस पौधे के से ही क्या होता है, इस लिटमस यानी लाइकेन समुद्री पौधा होता है लाइकेन, उसी से लिटमस पत्र को बनाया जाता है, क्लियर। और लिटमस पत्र में ऐसा गुण होता है कि जब इसको हम किसी अम्लीय विलयन में डालेंगे, नीला लिटमस पत्र है, अगर उसको अम्लीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग बदल करके लाल हो जाएगा। किसी भी विलयन में अगर आप लिटमस पत्र को डाल के देखें और अगर वो नीला से लाल हो रहा है तो समझ जाइए वह विलयन कैसा है, तो अम्लीय है। अगर कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देगा तो वह कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन हो जाएगा। बात समझ में आया, समझ में आया ना पूरा चीज, समझे। तो अम्ल का अगर परिभाषा पूछा जाए तो साधारण अम्ल क्या है अगर पूछा जाए तो अम्ल के बारे में आप लिखेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। हम यहाँ संक्षेप में बोर्ड में लिखे हैं सब कुछ, ठीक है। तो आपको जो समझा दिया और नोट्स जो लिखा दिया है उस हिसाब से लिखना आपको। तो अम्ल वह यानी कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, तो पहला नंबर लिखना है स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा समझे, यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तीसरा है कि यह नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, क्लियर है। तो ये मेन आप गुण लिख सकते हैं अम्ल के परिभाषा में, ठीक है। अब देखिए हमने नोट में लिखा था अम्ल के बारे में जो कुछ बेसिक जानकारी है, जो अम्ल शब्द कैसे आया इसके बारे में। देखिए अम्ल का अंग्रेजी शब्द है एसिड। अम्ल का अंग्रेजी क्या होता है, एसिड। तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा का एक शब्द है एसिडस, समझे। अम्ल का अंग्रेजी शब्द जो एसिड है इसकी उत्पत्ति ग्रीक यानी लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुआ है, और एसिडस का अर्थ ग्रीक भाषा में होता है खट्टा, समझे। एसिडस का शब्द एसिडस का हिंदी क्या होता है, खट्टा। हम लोग अंग्रेजी में सौर भी बोला जाता है, SOUR, है ना। सौर मतलब क्या होता है, खट्टा, समझा। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द एसिडस से उत्पन्न हुआ है। बात समझ में आ गया ना, ये पूरा दिमाग में रह जाएगा। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, समझे। यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और यह नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। पूरा क्लियर है, ठीक। चलिए अगला आते हैं भस्म के बारे में, ठीक। देखिए भस्म के बारे में हमने क्या लिखा कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, समझे। कोई भी भस्मी पदार्थ होगा जो इसका स्वाद में ये कड़वा होगा, क्लियर। तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। और दूसरा है कि यह अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। ध्यान दीजिए, कभी भी अम्ल और भस्म जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो वह दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावहीन कर देगा। यानी कि ना तो उसमें अम्लीय गुण रह पाएगा ना ही उसमें भास्मिक गुण रह पाएगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है और उसके कारण वह लवण बना लेता है, लवण और जल भी बनाता है, समझे। तो समझे क्या, समझे बात को कि भस्म क्या है, अम्ल को उदासीन कर लवण और जल बनाता है, समझ में आया। और तीसरा है ये इसका उल्टा है, अम्ल क्या करता था, नीला लिटमस पत्र को लाल बनाता था, लेकिन भस्म क्या करेगा, उल्टा लाल लिटमस को वो नीला में बदल देगा, समझ में आया। तो भस्म क्या है,
तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल को उदासीन कर लवण और जल बनाता है, और तीसरा है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। तो ये आप गुण के आधार पर भस्म की परिभाषा दे सकते हैं। बात समझ में आया? समझे? और देखिए, अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। आप लोगों ने उदासीनीकरण के बारे में पढ़ा है कि अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझे? क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो ना उसमें अम्लीय गुण रह पाता है और ना ही भास्मिक गुण रहता है, इसलिए दोनों का गुण यहाँ नष्ट हो जाता है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम देते हैं। समझा? और इसके वजह से बनता है क्या? लवण और जल का निर्माण होता है। समझ में आ गया? देखिए, हम लोग प्राय जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जब कभी ओल या केचू का सब्जी बनाते हैं, समझे, देहात में खूब खाता है लोग सब, समझे। तो इस सब में क्या होता है कि हम लोग जब भी उसका सब्जी बनाते हैं क्या करते हैं, उसमें अम्ल डाल देते हैं, यानी कोई न कोई खट्टा पदार्थ डालते हैं, या तो कोई नींबू डाल देता है, घर में ज्यादा नहीं मिलता है तो आम का अचार डाल देता है। इससे क्या होता है कि जैसे कोई हम लोग केचू का सब्जी बनाते, नहीं खाए आप लोग, समझे, उसमें क्या करता है लोग नींबू डाल देता है। तो नींबू डालने से क्या होता है, वो क्षारीय होता है, यानी जो आपका जो ओल या केचू होता है वो क्या होता है, भास्मिक होता है, समझे। और उसमें जब हम अम्ल डालते हैं तो उसका प्रभाव वो नष्ट कर देता है, समझे। इसलिए क्या होता है, वो फिर हमें नहीं कड़वा लगता, यानी कि अगर वैसे बना लेगा तो वो खा नहीं पाएगा, उसको काटेगा वो, है ना। ठीक है, तो यानी यह क्या करता है, अम्ल और भस्म जब भी आपस में विक्रिया करेगा तो वो उदासीन कर दे, यानी लवण और जल का निर्माण कर लेता है। आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि जब किसी को तितैया यानी बिरनी उड़नी काट लेता है, तो भौरा काट लेता है, तो वो क्या करता है, उसमें कोई कहता है लोहा रगड़ना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे क्यों ऐसा करता है। तो ध्यान दीजिए, लोहा या कोई भी धातु का जो ऑक्साइड होता है वो भास्मिक होता है। कोई भी धातु का ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक होता है। जैसे चींटी या तितैया सबका जो डंक होता है, यानी बिरनी या भौरा हम जिसको बोलते हैं, उनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, समझे। तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको हम लोग मिथेनोइक एसिड अम्ल भी बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल का ही एक रासायनिक नाम है मिथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल एक व्यवहारिक नाम है, जिसका रासायनिक नाम या आईपीएसी नाम जो होता है ये होता है मिथेनोइक अम्ल। समझा बात को। तो अम्ल क्या होता है, जब भस्म से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। इसीलिए जब मान लीजिए कोई चींटी या कोई तितैया काट ले, अगर डंक मार देता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लोहा रगड़ देते हैं, जिससे कि जलन कम हो जाता है। होता है ना, कोई बोलता है ना चाबी उबी रगड़ दो, कुछ लोहा मिले तो तुरंत रगड़ने लगता है। तो इससे क्या होता है, दोनों का प्रभाव नष्ट हो जाता है और हमें जलन में राहत मिल जाती है, समझे। तो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भस्म का। लोहा तो अलग बात है, लोहा यानी कोई भी धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता ही है, जो अम्ल से मिलने पर वो लवण और जल बनाता है, जिससे प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो लेकिन अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, भस्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आया क्या? ठीक। तो इसके विषय में और बहुत चीजें आगे जब पढ़ेंगे तो बढ़िया से और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। जैसे नेटल प्लांट के बारे में आप सुने होंगे, बिछुत्ती या उरकुसी जिसको बोलते हैं, है ना। अपना भाषा हम लोग बिछुत्ती उरकुसी बोलते हैं ज्यादातर, क्लियर। उसको अंग्रेजी में नेटल प्लांट कहा जाता है रसायन विज्ञान में, समझे। तो ये नेटल प्लांट जो होता है ये इसमें भी अम्ल होता है, इसके भी डंक में वही फॉर्मिक एसिड ही होता है। और जब कभी लग जाता है ना तो बहुत जलन करता है, वहाँ प्राय खुजली हो जाता है वहाँ पर, समझे। अब पहले के बच्चा लोग ज्यादा शरारती हुआ करता था, कभी कभी सुने होगा कहानी गाँव में लोग बोलता था। अब कम मिलता है, ये सब चीज मिलता भी नहीं है। तो पहले क्या करता था, कभी कभी टीचर के साथ छिड़कानी करता था बहुत, कुर्सी में है ना लगा देता था ये सब, समझा बात, समझा। तो क्लियर। तो उसमें भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड ही होता है। तो प्राय उसके प्रभाव को भी नष्ट करने के लिए क्या चाहिए, कोई भस्म चाहिए, समझे। तो उसमें प्राय देखे होंगे। अब ये प्राकृतिक एक आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था किया जाता है। प्रकृति में भी उदासीनीकरण का एक प्रक्रिया चलता है। प्रकृति हर चीज को न्यूट्रल करके रखती है, ये बात तो आप जानते होंगे, समझे। अगर कहा जाता है इस पूरे यूनिवर्स के हर चीज को एक जगह मिला दिया जाए ना तो सब जीरो हो जाएगा, समझे, सब क्रियाहीन हो जाएगा। क्योंकि अभी जितना भी चीज अगर क्रियाशील है तो सब में मास या सब में जो द्रव्यमान आया है या सब में चार्ज जो है, समझे, तो ये सब एक दूसरे से अलग होने के वजह से हुआ है। सब एक जगह आ जाए तो सब मिलकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा, समझे। अगर जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो तो क्या होगा, मिलके जीरो होता है ना। तो ऐसे ही होता है। तो मेनली प्रकृति में भी उदासीनीकरण की व्यवस्था होती है।
क्लियर। इसीलिए प्राय हम ये होता है कि जहाँ कहीं नेटल प्लांट होगा ना, उसी के आसपास कहीं डॉक प्लांट भी होंगे, अर्थात भास्मिक पौधे भी होंगे उसी के आसपास। प्राय भास्मिक रूप में केचू या हम लोग ओल जो आता है, ये सब भास्मिक पौधा होता है, समझे, उसको डॉक प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। समझ में आया भस्म के बारे में कि भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, यह अम्ल को उदासीन कर लवण और जल बनाता है, और तथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। समझा। तो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? भस्म का। ठीक है, चलिए तो इससे आगे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनपघट्य के बारे में, समझे, जहाँ अम्ल तथा भस्म का एक आयनिक विवरण हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य वाली बातें हैं। तो देखिए विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो वह यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करती है, समझे, तो वह यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करती है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रायः सभी अम्ल भस्म और लवण जो है विद्युत अपघट्य होता है, समझे, क्योंकि सभी अम्ल भस्म और लवण का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। इसीलिए अम्ल भस्म और लवण क्या होता है? अम्ल भस्म और लवण क्या होता है? तो विद्युत अपघट्य होता है, क्योंकि अम्ल भस्म और लवण का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। समझ में आया? क्लियर। तो जैसे कि हमने लिखा है HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये अम्ल हुआ, तो इसका भी जलीय विलयन तैयार करेंगे तो ये भी टूट जाएगा, जिसमें H+ और Cl- आयन में टूटेगा। क्लियर। तो इसमें क्या होता है? आयन मौजूद होता है। किसी भी, देखिए जितने भी विद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे उनके जलीय विलयन में आयन मौजूद होगा, और उसी आयन के वजह से वह विद्युत का संचालन कर पाता है। समझ में आया क्या? ठीक, जैसे HCl हमने लिखा, तो HCl क्या है? तो अम्ल है, तो इसका भी हम लोग जलीय विलयन तैयार करेंगे तो इसका भी जलीय विलयन विद्युत का संचालन करेगा। जैसे हमने लिखा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म होता है, समझे, ये क्षारीय होता है, यानी भस्म। हम क्षार के बारे में भी बताएंगे, भस्म और क्षार में कुछ डिफरेंट होता है, क्या है आखिर हम आगे समझा देंगे, तो समझे। ये है आपका भस्म यानी क्षार, तो ये इसका जलीय विलयन भी विद्युत का संचालन करता है, इसलिए भी विद्युत अपघट्य हो गया। जैसे NaCl, ये लवण है, क्लियर, ये अम्ल हो गया, ये भस्म हो गया, ये लवण हो गया। तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसे हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, जो हम लोग खाना बनाने में, जो खाने में जो नमक प्रयोग करते हैं, क्लियर है। तो NaCl ये भी क्या है? तो विद्युत अपघट्य, क्योंकि इसका भी जलीय विलयन से विद्युत का संचालन होता है। क्लियर। ये तो कई प्रकार के अभिकर्मक के रूप में भी NaCl का प्रयोग किया जाता है, समझे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में। ठीक है, समझ में आया? तो वह यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर। और सभी अम्ल भस्म और लवण विद्युत अपघट्य होता है। क्लियर है। चलिए अगला हमने लिखा है फिर क्या? विद्युत अनपघट्य। तो विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब हुआ विद्युत अपघट्य, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया विद्युत अनपघट्य। तो ये क्या होता है? तो देखिए वैसे यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन नहीं करता है उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं। यानी विद्युत धारा को मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जिसमें नहीं जा पाएगा तो वो होगा विद्युत अनपघट्य। क्लियर। तो वह यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन नहीं करता है उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं। समझ में आ रही है? ठीक। तो जैसे देखिए एल्कोहल, तो एल्कोहल जो होता है विद्युत अनपघट्य होता है। क्लियर। ग्लूकोज ये भी विद्युत अनपघट्य होता है। यूरिया ये भी विद्युत अनपघट्य होता है। प्राय जो कार्बनिक यौगिक होता है ना वो विद्युत अनपघट्य होता है, उसमें विद्युत धारा का संचालन नहीं हो पाता है। समझ में आया क्या? ठीक। ये सभी क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन इसमें रहता है, जिसे एल्कोहल है। तो इसमें एल्कोहल जो, ठीक है, तो विद्युत अनपघट्य समझ में आया? क्लियर। तो जिन पदार्थ, देखिए विद्युत अपघट्य हमने समझा कि जिस पदार्थ का जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जिस यौगिक का जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन नहीं करता उसे विद्युत अनपघट्य कहते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे हमने पढ़ा है आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा, समझे। तो आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में एक परिभाषा दिया है, तो समझे। तो आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या कहा? देखिए अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है, यानी हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करता है, वो अम्ल होता है। जिस भी पदार्थ को जल में घुलाने पर अगर H+ आयन अगर वो प्रदान कर पा रहा है तो इसका मतलब वो कैसा है? अम्लीय पदार्थ है। वो कौन सा पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ है। ठीक।
ठीक है, तो यह परिभाषा दिया है आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में, समझा। तो वह यानी जिस पदार्थ का यानी वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। तो जैसे देखिए हमने लिया है HCl का अगर जलीय विलयन करेंगे तो ये आपका टूटेगा H+ और Cl- में। तो देखिए H+ आयन निकला कि नहीं निकला? निकल गया। और दूसरा है जैसे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, है ना। तो इसमें क्या है, अगर इसको तोड़ेंगे जलीय विलयन करेंगे तो इसमें भी H+ और NO3- आयन में टूट जाएगा। ये भी H+ आयन दिया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अम्ल है। जैसे H2SO4 इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, या इसे गंधका अम्ल भी कहा जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधका अम्ल भी कहा जाता है इसमें। और ये जब जलीय विलयन तैयार करेंगे ये आपका टूटेगा 2H+ और SO4 2- में, यानी ये H जो होगा प्लस आयन में टूटेगा, 2H है तो 2 बार प्लस हुआ, और ये SO4 2- आयन में बदल जाएगा, समझे। जब ये जलीय विलयन में टूटता है तो H+ और SO4- आयन में बदल जाता है। और अगला है CH3COOH, इसको बोलते हैं इथेनोइक अम्ल, है ना। तो इथेनोइक अम्ल है, और यहाँ पे ये टूट जाएगा। इसका जब जलीय विलयन करेंगे ये आपका H+ है ना, H+ आयन में, और CH3COO- आयन में बदल जाएगा, समझे। तो जितने भी ये पदार्थ जितने भी यौगिक हमने ये लिया, इसका सभी का जब जलीय विलयन तैयार किए तो सभी से क्या निकला, हमें H+ आयन निकला। सभी से क्या निकला, H+ आयन निकला। तो इसलिए सभी क्या है, अम्ल है। ये सभी क्या है, अम्ल है। तो अम्ल के बारे में समझ में आया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है, ऐसा आर्हेनियस ने कहा, समझे। इसके बाद हमने आर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा भी समझा। आर्हेनियस ने भस्म की भी परिभाषा दिया। तो भस्म के बारे में आर्हेनियस ने क्या कहा, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- प्रदान करता है ना। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- प्रदान करता है उसे भस्म कहते हैं, समझा। यानी भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन OH- आयन प्रदान करता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्रदान करता है, समझ में आया। ये परिभाषा दिया है आर्हेनियस ने, बात समझ में आया। जैसे देखिए इसका हम एग्जांपल्स देखें। जैसे देखिए NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका जलीय विलयन करेंगे ये टूट जाएगा क्या, Na+ में, और OH- आयन में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसी तरह से अगर हम ले लें KOH, अब इसका जब जलीय विलयन करेंगे तो इसमें K+ और OH- आयन में टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, भस्म हो गया। और इसी तरह जैसे आपका ये है NH4OH, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है, समझे। तो इसका जब जलीय विलयन करेंगे H2O का तो इसमें टूट जाएगा क्या, है ना, NH4+ में और OH- में। देखिए सब क्या दे रहा है हमें, OH- आयन दे रहा है। ऐसे अगर मान लो CaOH का होल 2 ले लेंगे, जब इसका जलीय विलयन करेंगे तो ये भी टूट जाएगा क्या हमारा, ये टूट जाएगा Ca2+ आयन में, और O यानी कि OH जो है यानी 2OH, 2 बार OH है, ये 2OH- आयन में चेंज हो जाएगा, समझा। ये सभी हमें क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है, इसलिए सभी क्या है हमारा भस्म। और ये सभी हमें क्या दे रहा था, H+ आयन दे रहा था, इसलिए सभी क्या था, अम्ल, समझे। तो इसलिए अम्ल और भस्म को पहचानने के लिए आप क्या पहचानेंगे, सिर्फ उसका आयन, कि कौन तत्व हमें, कौन सा यौगिक हमें H+ आयन दे रहा है और कौन सा यौगिक हमें OH- आयन दे रहा है। जो भी यौगिक H+ आयन देगा वो अम्ल होगा, और जो भी यौगिक H+ आयन देगा वह अम्ल होता है, और जो भी यौगिक OH- आयन देता है वह भस्म होता है। बात समझ में आया? तो आराम आसानी से पहचान लेंगे इस बात को। देखिए यानी इसी में हम लोगों ने आगे जो भस्म और क्षार में कुछ डिफरेंट है। भस्म और क्षार में क्या डिफरेंट है, देखिए सभी भस्म को हम क्षार नहीं कह सकते,
समझा बात को? ये सब जानिए इस बात को कि सभी भस्म को हम क्षार नहीं कह सकते, लेकिन सभी क्षार को भस्म कह सकते हैं। क्षार को अंग्रेजी में एल्कली भी कहा जाता है, समझे? तो जितने भी एल्कली है वो सभी बेस में आएगा, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होगा। मतलब सभी भस्म क्षार नहीं होगा, लेकिन सभी क्षार भस्म होगा। आखिर अब ये कैसे? तो देखिए भस्म और क्षार में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। देखिए भस्म ही क्षार में बदलता है, लेकिन कौन से भस्म? जो भस्म जल में घुल सकता है, समझे? यानी जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। बात समझा? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। जो भस्म जल में नहीं घुलेगा वो क्षार नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ भस्म ही नाम पड़ेगा। और जो भस्म जल में घुल सकता है यानी जल में विलय हो जाएगा, उसे हम लोग क्षार कहेंगे। समझ में आया? तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। तो क्षार और भस्म में अगर अंतर पूछे तो आप बता देंगे ना? देखिए जल में घुलनशील भस्म को ही क्षार कहा जाता है, इसलिए सभी भस्म क्षार होता है मगर सभी क्षार भस्म नहीं होता है। समझ में आ गया? कि जो भस्म जल में विलय होगा उसी भस्म को हम क्षार कहेंगे। समझा? ठीक, यही होता है क्षार और भस्म में अंतर। क्लियर है? चलिए तो बस आज इतना ही रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ लेंगे।